हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम और आज है 5 अप्रैल 2023। तो हमें पता है कि अभी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग चल रहा है और उसमें ये निकल के आया है कि जो उनके आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग कि जो आरबीआई रिपीटेडली जो है रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है सिंस अगर हम बात करें मई 2022 से तो अब तक फरवरी 2023 तक आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया बाई अराउंड 250 बेसिस पॉइंट। मतलब 2.5% से रेपो रेट इंक्रीज हो चुका है सिंस मई 2022 से फरवरी 2023 तक, राइट। पर इसका जो ट्रांसमिशन है वो उतना नहीं हुआ है क्योंकि आरबीआई का मेन टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल के में रखना, इन्फ्लेशन रेट को 4 ± 2% के विद इन में रखना है और हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करना है। पर जो आरबीआई का डेटा के अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ऐसा देखा गया कि बैंक्स जो है वो लेंडिंग रेट पे तो ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन जो डिपॉजिट रेट पे इस रेट बेसिस पॉइंट का जो आरबीआई इंक्रीज कर रहा है डिपॉजिट रेट पे कम इंक्रीज किया जा रहा है कंपेयर टू द लेंडिंग रेट। मतलब लेंडिंग रेट में ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई कंपेयर टू डिपॉजिट रेट में। तो ये डेटा हमें देखने को मिला है। हमारे पता है हमारे जो कंट्री में 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ बैंक है, दैट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फॉरेन बैंक है, राइट। तो तीनों में अगर हम कंपेयर करें, ठीक, तो लेंडिंग रेट ने हमने कहा कि लेंडिंग रेट में ज़्यादा इंक्रीज हुआ कंपेयर टू डिपॉजिट रेट। तो आप देख सकते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक ओवरऑल अगर तीनों का ओवरऑल एवरेज देखें तो ये है वेटेड एवरेज टर्म डिपॉजिट रेट। ये डिपॉजिट के ऊपर है, दिस इज अबाउट डिपॉजिट एंड दिस इज अबाउट लोन, राइट, लेंडिंग। तो आप देख सकते हो कि लेंडिंग रेट में जो ट्रांसमिशन हुआ है वो 173 बेसिस पॉइंट का हुआ है कंपेयर टू डिपॉजिट रेट में सिर्फ 99 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन हुआ है जब आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट को इंक्रीज किया तब, सिंस मई 2022 से फरवरी 2023 तक। तो लेंडिंग में ज्यादा हुआ कंपेयर टू डिपॉजिट। उसी प्रकार जो है अगर हम लोग डिफरेंट बैंक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेन बैंक्स में। फॉरेन बैंक्स सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन किया है, चाहे वो लेंडिंग रेट हो या डिपॉजिट रेट हो। अगर हम कंपेयर करें कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स में सबसे ज्यादा हुआ। जैसे हम देख सकते हैं कि फ्रेश लोन अगर कोई आया फॉरेन बैंक से लेने तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट जो है 2.90% ज्यादा चार्ज किया गया। हाँ, क्योंकि जब आरबीआई ने ज्यादा बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया अपना बेंचमार्क रेट को तो उसने 290 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया लेंडिंग रेट पे। और वही डिपॉजिट रेट पे भी जो कस्टमर्स पैसे जमा कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट जैसे कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है जो सेविंग डिपॉजिट के ऊपर जो रेट है वो ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है फॉरेन बैंक्स द्वारा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द बेंचमार्क रेट बाय आरबीआई। तो इसने ज्यादा रेस्पॉन्ड किया। अब हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो लेंडिंग रेट में ज्यादा इंक्रीज नहीं किया कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। जब प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 134 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया, हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ज्यादा लेंडिंग रेट को इंक्रीज किया, दैट इज 179 बेसिस पॉइंट। क्यों प्राइवेट बैंक्स जो है कम इंक्रीज किया कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, हाँ, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, स्टाफ कम रहते हैं, एफिशिएंट ज्यादा है, तो फिर इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इनका कम रहता है। तो इसलिए ये कम कम ऑपरेटिंग कॉस्ट के होने की वजह से वो प्रॉफिट ज्यादा बना सकते हैं डिस्पाइट नॉट इंक्रीजिंग द लेंडिंग रेट बाय एज मच एज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ज्यादा लोग आएंगे अब इनसे पैसे बोरो करने, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसमिशन कम हुआ है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और इसको कम रख के भी ये प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं बिकॉज उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहता है। उसी तरह टर्म डिपॉजिट का अगर बात करें, डिपॉजिट में भी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने डिपॉजिट रेट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाया है बाय 97 बेसिस पॉइंट कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली बाय 91 बेसिस पॉइंट। तो आप देख सकते हैं दोनों लेंडिंग और डिपॉजिट रेट में प्राइवेट सेक्टर बैंक इज मोर एक्टिव इन ट्रांसमिशन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना। ये है पहला जो रो है वो दैट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग लोन। जैसे मई 2022 जब आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज करना स्टार्ट किया तब से, मतलब उससे पहले अगर किसी ने 10 करोड़ का लोन ले रखा, टर्म लोन लिया है, जिसमें अगर उसने 20 लाख को यूज कर लिया है, दैट इज डिसबर्स हो गया, तो बचा आउट 80 लाख। इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट, दैट इज इसके ऊपर अब इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, राइट। तो जैसे जैसे ये अमाउंट घटता जाएगा आउटस्टैंडिंग भी घटता जाएगा, और अगर ये रीपेमेंट स्टार्ट कर देगा तब भी आउटस्टैंडिंग घटता जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज होता है। तो ये हुआ आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर। अगर बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने टोटल मतलब ऑन एन एवरेज सबसे कम ट्रांसमिशन किया है आउटस्टैंडिंग के ऊपर कंपेयर टू फ्रेश। फ्रेश में ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ है
इस बेंचमार्क रेट का इंक्रीज के वजह से कंपेयर टू जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो लोन पहले से चला आ रहा है। और फॉरेन बैंक्स अगेन फिर से इस आउटस्टैंडिंग में भी सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन किया है, राइट। और मतलब लेंडिंग रेट के ऊपर, आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर लेंडिंग रेट पे सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन किया है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने किया है, और सबसे कम जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर इंक्रीज किया है। WALR क्या है? वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट। मतलब क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो होता है किसी बैंक का, बहुत सारा तरीका का लोन होता है, रिटेल लोन है, कॉर्पोरेट लोन है, पर्सनल लोन है, तो इस वजह से जो है उसका एवरेज, ओवरऑल एवरेज ले लिया, वेटेड एवरेज करके, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जो लोन दिया है उसका, उसके ऊपर इफेक्ट देखा गया है। तो 250 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करने के वजह से ये पैटर्न में ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रैक, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन देखा जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम लोग बैंक वाइज देखें, हाँ, कि कितना MCLR को कितना चेंज किया है, जब RBI रेपो रेट को चेंज करता है तो MCLR भी रिवाइज होता है। MCLR के बारे में बता दूंगा लास्ट में अच्छे से, पर MCLR आपको बता दूं कि साल में एक बार सभी बैंकों को अपना MCLR फिक्स करना ही पड़ता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। और बैंक चाहे तो मंथली भी MCLR को रिव्यू कर सकता है, और जो ये एप्लीकेबल होगा फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ से। तो अगर हम देखें, RBI जब रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है तो इससे MCLR भी इफेक्टेड हो जाता है, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे बैंक जो है RBI से बोरो करता है मनी, और वो बेसिकली रेट ऑफ बोरोइंग ही कॉस्ट ऑफ फंड होता है बैंकों के लिए। तो ये उसका मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट बोरोइंग का जो कॉस्ट रहता है वो इफेक्ट करता है रेपो रेट को। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है एक साल के MCLR में। MCLR का बहुत सारा बकेट में आता है, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, क्वार्टरली, ऐसा MCLR आता है। तो हम लोग सिर्फ एक 1 ईयर MCLR का वैल्यू देख रहे हैं, तो उसमें मई से लेकर के मार्च 2023 तक जो SBI में चेंज है 140 बेसिस पॉइंट से हुआ है, राइट। यूनियन बैंक में 140 बेसिस पॉइंट से कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो फिर इसमें ज्यादा हुआ है, राइट। SDFC हुआ ये, और सबसे ज्यादा जो है फॉरेन बैंक्स में MCLR को चेंज किया गया है। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न। अगर हम लोग बात करें MCLR क्या होता है, MCLR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। एक बात मैं बता दूं कि जो होम लोन होता है ना, होम लोन ही एक ऐसा लोन है जो कि लिंक्ड रहता है एक्सटर्नल बेंचमार्क से। मतलब कि होम लोन जो है रेपो रेट से लिंक्ड रहता है, अगर रेपो रेट चेंज होगा तो होम लोन भी चेंज होता रहता है, अगर वो फ्लोटिंग रेट पे है तो, ठीक है। रेस्ट और सारा लोन जो होता है अदर, दैट इज नॉन अदर रिटेल लोन्स का बात करें, अदर रिटेल लोन्स अदर देन द होम लोन, वो जो है एक बैंडविथ प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है, बेसिकली MCLR के बेस के ऊपर बेस्ड रहता है। तो MCLR क्या है? MCLR एक इंटरनल बेंचमार्क है, हाँ। बैंक सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जो डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट, किसी लोन के ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा, वो MCLR के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। और ये इंटरनल बेंचमार्क होता है, हर बैंक का अपना अपना MCLR रिलीज होता है, और उन्हें अपने वेबसाइट पे MCLR को रिलीज करना पड़ता है। आप अगर किसी भी बैंक है, SBI का टाइप करेंगे MCLR इन गूगल में तो आपको करंट MCLR जो 1 ईयर MCLR है वो आपको दिख जाएगा। बकेट वाइज भी सारे MCLR आपको मिल जाएंगे। तो MCLR बेसिकली इंटरनल बेंचमार्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये जो है RBI ने 2016 में स्टार्ट किया था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट का कंसेप्ट को 2016 में स्टार्ट किया था। इसमें 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MCLR जो है डिटरमाइन होता है 4 फैक्टर्स की वजह से। पहला है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? जैसे कि किसी भी बैंक को चलाने के लिए उनको स्टाफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पेपर्स चाहिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है, लीगल चार्जेस है, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि अपने लोन के ऊपर, ये डिटरमाइन होगा उसके कॉस्ट के ऊपर। अगर कॉस्ट ज्यादा होगा फंड का, जो फंड वो ला रहा है, तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करेगा जो जब लोन देगा तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट से डिटरमाइन होता है MCLR। सेकंड फैक्टर है नेगेटिव कैरी ऑन CRR। नेगेटिव कैरी ऑन CRR, देखिए बैंक्स को जो है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, अपना जो डिपॉजिट है उसे RBI के पास रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो जिसे बोलते हैं, राइट। CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। तो जब ये RBI के पास रखता है तो उसे तो कुछ इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो इसका कॉस्ट जो है ज्यादा है इस फंड का, जितना अमाउंट वो RBI के पास रखा, इसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, पर हाँ इसे ये लेंड भी नहीं कर सकता। अगर लेंड करता तो उसे कुछ पैसे मिलते, कुछ इनकम मिलता। तो ये कॉस्ट जो है ज्यादा है कंपेयर टू
जो इनकम वो अर्न करता है, इनकम तो अब इससे जीरो मिलेगा क्योंकि ये अब लेंड नहीं कर सकता, लेंड करता तो इंटरेस्ट मिलता। तो इसलिए नेगेटिव कैरी ये जो है एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बैंकों के लिए। मतलब जो पैसे है उसे आरबीआई के पास रख दिया पर उसे उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, वो एक तरह का उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उसका भी, उस कॉस्ट ऑफ फंड को भी इस एमसीएलआर में यूज किया जाता है एमसीएलआर कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला फैक्टर हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेकंड फैक्टर हो गया नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, तीसरा हो गया टेन्योर ऑफ लोन। अगर बैंक जो है ज्यादा टेन्योर के लिए देता है, मतलब 5 साल के लिए देता है या 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो जैसे जैसे टेन्योर ऑफ लोन बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ जाता है बैंक को लॉस करने का उस लोन को। हाँ, तो मतलब डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा बढ़ता रहता है। तो इसलिए टेन्योर ऑफ लोन अगर ज्यादा रहेगा तो बैंक जो है प्रीमियम चार्ज करता है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इसलिए जो है एमसीएलआर जो है टेन्योर ऑफ लोन के ऊपर भी डिटरमाइन से भी पर भी डिपेंड करता है। चौथा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि जो बैंक फंड ला रहा है कहां से ला रहा है, ओवरनाइट मार्केट से ला रहा है, तो फिर उसे ज्यादा पैसा चार्ज होगा। अगर कहीं से बोरो कर रहा है, बॉन्ड इशू करके पैसे ला रहा है, तो कॉस्ट ऑफ फंड अलग अलग रहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एनसीएलआर डिटरमाइन होता है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, टेन्योर एंड कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग। इन 4 चीज के ऊपर जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट डिटरमाइन होता है। तो मैं इसमें आपको पता चला कि किस तरह से आरबीआई का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसमिशन हो इंटरेस्ट रेट का। जब भी आरबीआई रेपो रेट को चेंज करता है तो इंटरेस्ट रेट भी ट्रांसमिट हो, वो ऐसा चाहता है ताकि इन्फ्लेशन अल्टीमेटली कंट्रोल में रहे और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी का वो मेंटेन रहे। पर जो हमारा जो बैंक जैसे रिएक्ट कर रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स, वो अलग अलग स्पीड से रिएक्ट कर रहा है। ये ट्रांसमिशन यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा आरबीआई को पता चला। एंड फाइनली वी केम टू नो अबाउट कि जो नॉन होम लोन बेस्ड रहता है, रिटेल लोन, वो जो है एमसीएलआर से लिंक्ड होता है, डायरेक्टली ट्रांसमिशन नहीं होता है एमसीएलआर के थ्रू, इनडायरेक्टली रहता है। और ये जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, टेन्योर ऑफ लोन और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर अच्छा आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।